तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं स्पेशली जो रिक्वेस्ट आ रही थी ना बार बार सर सिलेबस का बता दो, यूपी का क्या चल रहा है सिलेबस, या यूपी बोर्ड में जो है 10वीं का सिलेबस साइंस में कितना कम हुआ है, आप हमको क्या पढ़ाओगे, ध्यान रखना सर ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दोगे। या बाकी स्टेट के भी अपने साथ काफ़ी जने हैं, है ना, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, उत्तराखंड बोर्ड से हैं, और भी अगर हैं तो आप मुझे बता देना, राजस्थान बोर्ड से हैं काफ़ी जने। तो आज मैं सबसे पहले तो जो है सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो सिलेबस है मैं आपको पहले वो दिखाने वाला हूँ कि देखो असल में हमारा सिलेबस कितना था 10वीं का और कितना जो है कम हो गया है। फिर उसके बाद में मैं आपको यूपी बोर्ड के बारे में, सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा जो उन्होंने ऑफिशियली बताई है, और फिर उसके बाद कुछ एक बाकी स्टेट्स की अगर जो जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही साथ लास्ट में जो है मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जो रिवाइज्ड सिलेबस है सीबीएसई का उसको देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिवाइज्ड सिलेबस है हमारा सीबीएसई का। ये सिलेबस जो है हमारा खास जो है ये 9th और 10th के लिए है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और उसके अलावा ये 2021 का सिलेबस है। अब उसके बाद अपने को तो 10th के सिलेबस की बात करनी है, मतलब इस सत्र का, तो आप टेंशन मत लेना, ये इंग्लिश में ही अपलोड होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में भी जो है बताता चलूँगा साथ साथ में। तो ये क्लास 10th का अपन देख रहे हैं। तो देखो जो सब्जेक्ट का जो हमें ये दे रखा होता है सिलेबस, वो ऐसे यूनिट्स में होता है। भाई पहला है केमिकल सब्सटेंस, और ये ले लिया अपन ने, और उसके अलावा जैसे वर्ड ऑफ लिविंग है हमारे पास में, नेचुरल इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो ये एक फिज़िक्स का पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद ये वर्ड ऑफ जो लिविंग है ये हमारे पास बायोलॉजी का पोर्शन हो गया, ये केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। इस तरह से डिवाइडेड है। आगे देखोगे अगर आप चैप्टर को अंदर चल के, तो देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। यूनिट 1 जो है हमारी, उसमें हमारे कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मैं साथ साथ में आपको एनसीईआरटी का जो हमारा इंडेक्स है उससे कंपेयर करता हुआ बताता चलूँगा ये चीज़। तो देखो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहला है केमिकल सब्सटेंसेस, और इसमें क्या है इनका नेचर और बिहेवियर। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास में, केमिकल रिएक्शंस है। तो रिएक्शंस वाला चैप्टर कौन सा था हमारा, देखो फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो क्या क्या है यहाँ पे, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस करना, केमिकल संतुलित करना, मतलब उसको रासायनिक अभिक्रिया को। इम्प्लीकेशन है हमारे पास में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कहाँ काम आती है वो चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। टाइप्स कौन से हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सारी चीज़ें, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये अपन सब पढ़ चुके हैं यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर अपन कर चुके हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये, और थर्ड है हमारे पास में मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये दोनों चैप्टर हमने अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन ये चैप्टर मतलब हैं हमारे सिलेबस में। और चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और ये चैप्टर जो है ये अपना लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ कि सिलेबस में आप देखो फर्स्ट चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, ये दोनों चैप्टर हम अभी जल्दी कर लेंगे कुछ एक दिनों में। कार्बन में उसके होगी लगभग होने वाला है, 2 और लेक्चर्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे। तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है इसको अपन एक बार चेक करते हैं। तो देखो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है ये भी दे रखा है हमें। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स मतलब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो कि हम 5th चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। तो आपको टेंशन ही नहीं लेना कि इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, सब पढ़ चुके हैं अपन ये चीज़। तो ये केमिस्ट्री तो मतलब पूरी की पूरी है, केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ हटाया नहीं है। फिर उसके बाद अपन आ रहे हैं बायोलॉजी पे, जीव विज्ञान पर आ रहे हैं। तो बायोलॉजी में अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, तो सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस, या जिसको अपन ने बोल रहे हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में 4 हमें प्रक्रम जो है वो दे रखे हैं। तो एक दे रखा है पोषण, न्यूट्रिशन, फिर उसके अलावा हमें दे रखा है रेस्पिरेशन या श्वसन, फिर हमें दे रखा है संचरण, ट्रांसपोर्टेशन, और एक्सक्रीशन हमें लास्ट में दे रखा है। अब ये सारे के सारे हमारे पहले भी थे सिलेबस में और अब भी हैं, मतलब ये चैप्टर जैव प्रक्रम भी पूरा का पूरा दे रखा है, ये भी पूरा का पूरा दे रखा है, और जो जैव प्रक्रम है ये भी पूरा का पूरा दे रखा है, इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इन्होंने अब है ना एक चैप्टर यहाँ से गायब किया है। देखो यहाँ सीधा आ गया रिप्रोडक्शन मतलब जनन, और हेरिडिटी आ गया मतलब जो नवा चैप्टर है। तो क्या हटाया है हमारे सिलेबस में से, देखो जीव जनन कैसे करते हैं, सीधा यहाँ आ गए और आनुवांशिकता पर आ गए, और आनुवांशिकता में भी कुछ एक टॉपिक जो है ना उन्होंने कम कर दिए हैं जैव विकास वाले। तो क्या हटाया है, सबसे बड़ी चीज़ क्या हटाई है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो चैप्टर था 7th चैप्टर, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो ये मैंने पहला क्रॉस बनाया अभी तक जो हटा है। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन में सब कुछ है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल,
और उसके अलावा लैंगिक अलैंगिक जो है और सेफ सेक्स HIV वगैरह के बारे में, और जो एक माता का स्वास्थ्य होता है जब वो गर्भवती होती है तो उसके बारे में भी अपने को दे रखा है, वो भी अपने को पढ़ना ही है हर बार की तरह, मतलब ये पढ़ना है अपने को। हेरिडिटी जो है वो दे ही रखा है अपने को, मेंडल के नियम तक यहाँ पर इसको बस इन्होंने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया है, तो वो अपने को पढ़ना ही है। उसके बाद में आप यहाँ देखो, अब आ रहे हैं अपन फिजिक्स के पोर्शन की बात कर रहे हैं। अपन ने बात कर ली बायोलॉजी की और अपन ने बात कर ली अपनी केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। देखो मैं डिटेल्ड बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़, मतलब आपको हो सकता है और भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खास डिटेल्ड, तो आप ध्यान से सुनना और समझना, और एक एक बात आपको पकड़नी पड़ेगी। अब उसके बाद देखो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये जो चैप्टर है दोस्तों ये भी अपन चैप्टर कर चुके हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, और ये चैप्टर है रिवाइज्ड सिलेबस में। यहाँ देखो आप, रिफ्लेक्शन है लाइट का, कर्व्ड सरफेस का है ना, इमेज जो बन रही है स्फेरिकल मिरर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये मिरर के बारे में सारा का सारा, रिफ्रैक्शन जो है लेंस वगैरह के बारे में है, ये भी अपन पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। और देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो सूत्र कैसे बना हुआ है, व्युत्पन्न कैसे हुआ है सूत्र, उसकी ज़रूरत हमारे पास में नहीं है यहाँ पे। तो अब उसके बाद देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो अब ये जो प्रिज्म वाली जो बात आ गई ना, ये प्रिज्म वाला देखो हमारे पास कहाँ है चैप्टर में, ये है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में। अब मैं इस चीज़ को ना थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर है ना इस चैप्टर में बहुत कुछ दे रखा है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर भी दे रखा है, मानव नेत्र की संरचना, फिर मानव नेत्र के कौन से रोग होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों के बारे में विशेष रूप से बता रखा है यहाँ पर हमें। तो ये चीज़ जो है ना अब यहाँ नहीं लिखी हुई, देखो आप, ये खत्म हुआ पावर ऑफ लेंस, फिर सीधा ही लिख दिया थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। मतलब आंख वाला जो पोर्शन था वो यहाँ से हटा दिया, मतलब ये चैप्टर भी आपका जो है पार्टली इन्होंने कम कर दिया है, जैसे कि कार्बोनेंस कंपाउंड्स भी है, लेकिन ये चैप्टर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, पार्टली कम हुआ है, यहाँ मैंने मेंशन किया। मतलब पढ़ना तो है, देखो पढ़ना है। फिर उसके बाद है हमारे पास में विद्युत धारा, देख रहे हैं अपन एक बार, तो विद्युत धारा जो आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, इफेक्ट करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और हमारे पास में ओम का नियम है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, किस पर जो है प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है, कॉम्बिनेशन जो है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। और उसके अलावा डेली लाइफ में हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, एप्लीकेशन क्या है उसकी, इंटर रिलेशन जो है PV, वो हमने पढ़ा था ना, फॉर्मूला जो था H=I²RT, H=I²RT, तो ये सूत्र के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है, मतलब थर्ड चैप्टर, ये 12th चैप्टर तो अपना पूरा का पूरा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है अपने को। फिर उसके बाद 13th चैप्टर जो है विद्युत धारा में उसके चुंबकीय प्रभाव, ये चेक करो आप, देखो यहाँ पे, देखो विद्युत क्षेत्र के बारे में दे रखा है, क्षेत्र रेखाओं के बारे में दे रखा है, उसके अलावा हमें बल दे रखा है वहाँ पे, और फ्लेमिंग का नियम दे रखा है, मोटर दे रखा है, हमें इंडक्शन दे रखा है, और डिफरेंस भी दे रखा है, और राइट हैंड रूल भी दे रखा है, इंड्यूस्ड करंट भी दे रखा है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो बस इन्होंने यहाँ पर अगर हम गहराई से इसको पढ़ें तो जो हमारा जनरेटर था ना उसको हटा दिया है यहाँ से, विद्युत धारा, जिससे विद्युत धारा जनित्र जो था वो नहीं है यहाँ पर। मतलब मैं फिर से इसको भी क्या कर रहा हूँ आपका यहाँ पर पार्टली मार्क कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, कि यहाँ पर भी चैप्टर तो हमें पढ़ना है लेकिन सतर्क होकर के पढ़ना है, मतलब पूरा चैप्टर नहीं है। फिर उसके बाद मैं जो आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, नीचे आप आओगे, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास में यहाँ पर, ये लास्ट का पोर्शन है। ये चैप्टर्स तो वैसे ही बहुत सिंपल होते हैं, इसमें तो मतलब मुझे पर्सनली लगता ही नहीं कि कुछ हटाने की इनको ज़रूरत है। अब उसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है ये वाला हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो एक चैप्टर हमारा यहाँ पे और कटा है मेरे दोस्तों, वो है ऊर्जा के स्रोत। ये चैप्टर आपका जो है सिलेबस में से काट दिया गया है, हटा दिया गया है, और इसको मैं रेड से प्रॉपर आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये आपका हट चुका है, एक और 14 चैप्टर। उसके बाद में हमें यहाँ देखो आप, हमारा पर्यावरण जो है, इकोसिस्टम के बारे में, एनवायरनमेंट की समस्या क्या है, ओजोन लेयर का जो है विघटन है वो क्या समस्या है, वेस्ट जो जनरेशन है उसके बारे में, बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सारा का सारा हमारा इसमें यहाँ आ जाएगा हमारा पर्यावरण में। तो ये चैप्टर तो अपने को करना ही है।
और लास्ट बस एक चैप्टर बच रहा है उसके बाद में, ये है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन उससे पहले ना देखो, ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है जो हमें नोटिस करनी पड़ेगी। क्या है? ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। मतलब ये जो चीज़ है ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो मतलब ये वाला जो चैप्टर है हमारा अगला, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या जिसका हमारा नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा एज इट इज़ जो है काम में नहीं आने वाला। मतलब आपको बस क्या करना है, स्कूल के हिसाब से इसको पढ़ना है, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन उसमें से आपको इस पर कोई ना कोई हो सकता है। देखो इंटरनल असेसमेंट है, पीरियोडिक असेसमेंट है, यूनिट इज़ नॉट, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ नहीं आने वाली। तो क्या है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आपको कंजर्वेशन है, जुडिशियस मैनेजमेंट है, यूज़ है और कंजर्वेशन, मतलब देखो जो भी है, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, जल का कैसे संरक्षण करना है हमें, किन किन लोगों का इसमें भागीदारी हुई है, गंगा एक्शन प्लान क्या है, या उसके अलावा जो अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला था हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो सारी चीज़ें इसमें है, कॉलीफॉर्म वगैरह क्या होता है। तो ये तो मैं तो पढ़ाऊँगा आपको ये चैप्टर। अब मैं एक बार पहले आपको बताता हूँ मेरा ओवरऑल ओपिनियन क्या है इन बातों को लेकर के। देखो मैं आपको ये कहूँगा कि ये केवल इस साल के लिए ही हुआ है। ये जो चीज़ हुई है कोरोना के कारण 30% सिलेबस कम करने की बात हुई है, लेकिन मैं आप सबको पर्सनली, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है ये, आपको पूरी किताब पढ़नी चाहिए, ये मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि 10वीं की जो विज्ञान है, जो 9वीं कक्षा की विज्ञान है, या जो गणित है, वो पूरा जीवन आपके काम आता है। पूरा जीवन कहने का मतलब ये है कि कल को मान लो आप किसी भी नौकरी के लिए प्रकट हो रहे हो, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो सरकारी नौकरी के लिए या किसी बड़ी प्राइवेट नौकरी के लिए, तो वहाँ पर किसी भी कंपटीशन में ये साइंस और ये जो गणित है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो भले आर्मी का एग्ज़ाम हो, कोई भी है ना, यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इतने सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, संघ लोक सेवा आयोग जो है, उनके भी इतने सारे एग्जाम्स में यही सिलेबस होते हैं, यही चीज़ें होती हैं। नियंत्रण समन्वय से क्वेश्चन आएंगे आपके, जय प्रक्रम से क्वेश्चन आएंगे आपके, 9वीं कक्षा का जो विज्ञान है उसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके, गणित जो है उसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रायिकता वगैरह सांख्यिकी में से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो स्कोप है ही नहीं। आप अगर पढ़ पा रहे हो पूरी पुस्तक तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको पूरी पुस्तक ही समझ में आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो ये मेरा एक ओपिनियन है कि आपको तो पूरी चैप्टर, और मैं आपको पूरी बुक कराऊंगा। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को तो पढ़नी नहीं है, मेरे को तो विज्ञान अच्छी नहीं लगती है, तो फिर आपका चॉइस है, आपकी मत है वो। अब उसके बाद मैं आपको बात कर रहा हूँ स्टेट बोर्ड्स के बारे में। तो देखो जो भी हमारे राज्य के बोर्ड्स हैं अलग अलग, सबसे पहले मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मैं गया था, वहाँ पर मुझे जो है सिलेबस नहीं मिला था, अपडेटेड जो रिवाइज्ड सिलेबस है, लेकिन मुझे कहीं और से जो है यूपी का सिलेबस मिला है, यूपी बोर्ड का। और ये मैं इसीलिए कंफर्म होकर के कह रहा हूँ कि यूपी बोर्ड का सिलेबस है। आप देखो स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो, यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो ये मतलब क्लियर हो गया कि ये यूपी से ही रिलेटेड जो है हमारा सिलेबस है, यूपी बोर्ड से। अब मैं इसमें ऊपर चल रहा हूँ, तो दोस्तों ये आ गए अपन इसके यूपी बोर्ड के सिलेबस पे। और यहाँ आप ऊपर देख भी पा रहे हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि देखो कोविड बीमारी के कारण क्या हुआ है, शैक्षिक सत्र 2020-21 में ये पाठ्यक्रम जो है पूरा न होने पाने की स्थिति में 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब हाँ कि करेंगे 30% कम। क्या क्या कम किया है वो आप यहाँ देख लो, ये 30% में क्या क्या आ रहा है। तो यूपी बोर्ड में अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले बच्चे इस बात को नोटिस कर लें। मतलब पढ़ो भले ही आप पूरी बुक, लेकिन मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम टाइम में जब रिवाइज करने बैठो तो वहाँ ध्यान रखना कि पूरा नहीं पढ़ना आपको। तो देखो धातु अधातु जो तीसरा चैप्टर है वो आपके हटा दिया गया है यहाँ से, धातु अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। फिर उसके बाद है आपके पास तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो 5th चैप्टर है, 5वां हमारा, वो भी हटा दिया है आपका। नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है जंतुओं और पौधों में पादपों वाला, वो भी आपके हटा दिया है। सब टॉपिक्स आप यहाँ देख पा रहे हो, देखो पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय, ऐसा ऐसा सब कुछ ये सब। फिर उसके बाद है आपके पास में प्राकृतिक संसाधन या ऊर्जा के जो स्रोत है, ये तो उनके भी हटाया है, मैंने आपको दिखाया था, मतलब ये तो सीबीएसई ने भी हटाया ही है अपनी जगह पे। और ये हमारा पर्यावरण में भी यहाँ पे थोड़ा कटौती की है देखो। और उसके अलावा यहाँ पे आप अगर देखोगे कि आवर्धन वगैरह जो है, अपवर्तन में आवर्धन हटा दिया है, लेंस की क्षमता हटा दी है, प्रकीर्णन दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये भी मतलब काफ़ी बड़ा एक हिस्सा 10वें पाठ में से भी हटा दिया है। विद्युत धारा के प्रभाव में भी दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग देखो साइड कर दिया है आपका।
और चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट द्वारा की तुलना में ये एक टॉपिक और 13 चैप्टर में से भी इन्होंने आपके कम किया है। देखो उपयुक्त के अनुक्रम में 70% निम्नवत है, मतलब ये 70% जो सिलेबस है ना अब आपको बता रखा है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री वाला, रासायनिक अभिक्रियाओं वाला पूरा है। अम्ल क्षार लवण पूरा दे रखा है आपको। धातु अधातु देखो, अगर आप नोटिस कर रहे हो इसमें तो ऊपर हमारे पास में अम्ल क्षार लवण है, धातु अधातु भी है, मतलब धातु अधातु में कुछ एक चीज़ें हटाई हैं। देखो गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, लेकिन यहाँ सक्रियता श्रेणी दी है अपने को। धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण भी हमें यहाँ पर दिया है, मतलब कुछ एक टॉपिक हटाए हैं, कुछ एक रखे हैं। कार्बनिक यौगिक तो ये तो पूरा पढ़ चुके हैं अपन लगभग, और ये पूरा है चैप्टर, इसमें कुछ नहीं हटाया है आपके। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, ये चैप्टर भी देखो पूरा नहीं हटाया है, कुछ एक चीज़ें बस यहाँ पे ऊपर इन्होंने मेंशन की हैं और वो हटाई हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास डॉबराइनर और न्यूलैंड का जो है वो हटाया है आपके, जो कि हम ऑलरेडी पूरा ही पढ़ चुके हैं, चैनल पर अवेलेबल है सब कुछ। फिर उसके बाद अगर आप बायोलॉजी की भी बात करते हो तो जैव प्रक्रम है, उसमें आपके पास पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, तो ये तो लगभग पूरा ही है। ये चैप्टर पूरा का पूरा है, इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब ये चैप्टर पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन वाला भी चैप्टर जो है आपका पूरा ही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हो अगर प्रजनन जो है ये चैप्टर भी पूरा ही है, इसमें भी कोई कमी आपके नहीं की है इन्होंने। ऊपर इसको आप और मेंशन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक। पौधों का नियंत्रण एवं समन्वय हटाया है आपके बस। फिर इसके बीच में जो 7 चैप्टर था वो मैंने आपको बता दिया, नियंत्रण एवं समन्वय वो खत्म कर दिया आपका। और आनुवांशिकता और जैव क्रम आपके तो दे ही रखा है ना, पूरा नहीं हटाया है चैप्टर, काफ़ी कुछ दे रखा है। मेंडल का योगदान जो है वो चीज़ दे रखी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद प्राकृतिक घटनाओं पर अगर आप आ रहे हो तो अपवर्तन भी दे रखा है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हटाइए, देखा आपने भी है ना। परावर्तन भी पूरा दे रखा है गोलीय दर्पण से। और विद्युत धारा का प्रभाव जो है ये भी पूरा ही है लगभग, चैप्टर PVI तक संबंध है लास्ट में। और चुंबकीय प्रभाव, धारा आवृत्ति भी दे रखी है, धारा भी दे रखा है, विद्युत जनरेटर भी दे रखा है आपके यहाँ पर मतलब जनरेटर भी अपने को जनरेटर भी पढ़ना है। मतलब क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, NCERT ने जो कम किया है उससे थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा सिलेबस में। और लास्ट के चैप्टर्स में तो आपको यहाँ पर तीनों ही दिए हैं, बल्कि ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, और उसके बाद में प्रैक्टिकल जो है आपके कुछ एक वो बता रखे हैं। तो फिर मैं आपको यही बात बोलूँगा यहाँ पर भी, आप अगर है ना उलझ जाओगे, आप अगर एक एक चीज़ पकड़ने बैठोगे कि ये है कि ये नहीं है, ये है कि ये नहीं है, तो अभी उलझ जाओगे। अभी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार तो आप पूरी किताब पढ़ लो, 1-1.5 महीने में आप पूरी किताब पढ़ लो, और फिर जो है आप एग्जाम की जब तैयारी करने बैठो तो ये फाइल खोल के बैठ जाना सामने। फिर आप देख लेना कि कौन सा टॉपिक आपके नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। और प्रैक्टिकल्स तो जो है इसमें जो भी लिखे हैं ना इनमें, वो लगभग मैं आपको चैप्टर्स के बीच बीच में कराता चलूंगा, और नहीं भी करा पाया तो थ्योरी तो मैं आपको समझाता हुआ ही चलूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में मैं स्पेशल प्रैक्टिकल के भी वीडियो बना दूंगा। अब बात करूं अगर मैं दूसरे स्टेट बोर्ड्स की, तो जैसे मैंने उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट को भी मैंने चेक किया अच्छे से। तो देखो यार दोस्तों, दुख वाली बात यह है कि बाकी स्टेट बोर्ड्स की वेबसाइट पर कुछ क्लियर नोटिफिकेशंस नहीं है। आप चेक करना, मैंने MP बोर्ड की वेबसाइट चेक की है, मैंने उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट चेक की है, मैंने बिहार बोर्ड की वेबसाइट चेक की है। वहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि अगर स्टेट बोर्ड 30% जो सिलेबस कम कर रहा है तो उसका, जैसे मान लो यूपी का अपने को फाइल मिल गया यूपी बोर्ड का, तो वो वहाँ मिल जाए, या अगर अपने को CBSE की वेबसाइट से जो फाइल मिल गई वो वहाँ मिल जाए, तो वो नहीं है वहाँ पर क्लियरली। लेकिन हाँ, अगर आप बाकी जगहों पर न्यूज़ में कहीं पर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो आपको सूचित कर देंगे, ऐसा होगा तो वो आपको सूचित कर देंगे। तो ये तो मेरे को वहाँ से ना जनरल सिलेबस की फाइल मिली है, उत्तराखंड बोर्ड का जो सिलेबस है, तो उसमें वही है अपना एसिड बेसिस है, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस है, मेटल नॉन मेटल है, कार्बन कंपाउंड है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जैव प्रक्रम है, नियंत्रण समन्वय है, हमारा जनन है, हेरिडिटी वाला है, आनुवांशिकी वाला चैप्टर जो है, और उसके अलावा हाउ थिंग्स वर्क में देखो क्या क्या दे रखा है अपने को, करंट, विद्युत धारा दे रखा है, चुंबक दे रखा है पूरा का पूरा, नेचुरल फिनोमेना। मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ बाकी तो पूरा का पूरा अपनी NCERT दे रखी है वहाँ पर भी घुमा फिरा करके, और प्रैक्टिकल की एक लिस्ट दे रखी है। तो बाकी एक चीज़ है, बिहार बोर्ड का जो है मैंने सिलेबस देखा था, मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पर ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मुझे कहीं और मिला था, लेकिन वो इतना मुझे लगा कि कुछ अलग सिलेबस है बिहार बोर्ड का। तो मैं बिहार बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, बिहार के बच्चों से, कि आप है ना प्लीज़ मेरे को मेरी मेल ID पर rahulsachwani@hotmail.com पे बिहार का जो सिलेबस है, अगर आपके पास में ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस जो है, तो वो आप मेरे को भेजना। और अगर और कोई स्टेट है, MP का कोई बच्चा है,
तो वो प्लीज़ मेरे को ढूंढ करके भेजें। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी जो वेबसाइट है ना स्टेट बोर्ड की, उससे थोड़ा सा अपडेटेड रहना। वहाँ पे वो लोग पता नहीं कब डाल देंगे, हमें पता नहीं चलेगा सिलेबस के बारे में कि कितना कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कंक्लूजन यही है, 2 स्टेट्स की मैं आपसे बात कर चुका हूँ। राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है अभी इस साल तक मेरे सुनने में ये आया है कि अलग ही है, 10th बोर्ड का अलग ही किताब है, उनकी टॉपिक्स देखो मैच होते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर राजस्थान बोर्ड के बच्चे भी आप मेरे को देख रहे हो तो देखो टॉपिक को तैयार करो। प्रकाश एक टॉपिक है, आप इस बात में मत उलझो कि मेरी किताब में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, पड़ोसी की किताब में कुछ और अलग लिखा हुआ है। देखो टॉपिक आप प्रिपेयर करो, है ना। क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं आपको ये रिवाइज्ड जो है हमारा सीबीएसई की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी अगर आप नीचे जाके देखोगे ना, प्रैक्टिकल्स के बारे में दिखा रखा है। फिर देखो यहाँ इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखा रखी है बहुत ज़्यादा। क्या है ये चीज़ कि ना, टेक्स्ट बुक्स आपको कौन सी काम में लेनी है। बड़ी क्लासेस में जब आप आओगे ना तो यही होगा, आपको सिलेबस बता देंगे, फिर आपको 3-4 किताबों के नाम बता देंगे कि भाई हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनसे पढ़ लोगे तो आपको इन किताबों में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो बता रखा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि आप साइंस की जो किताब हमने दे रखी है 10वीं वाली पब्लिकेशन, उससे पढ़ाई कर लो। फिर उसके बाद है एक है असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स है साइंस की एक और किताब 10वीं की पब्लिकेशन, आप इससे भी पढ़ाई करो। और लेबोरेटरी मैनुअल है साइंस का, एक्सपेरिमेंट का, एनसीईआरटी का ही पब्लिकेशन है, इससे पढ़ाई करो। और लास्ट जो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है जो आप इससे भी पढ़ाई करो। मतलब आपसे एनसीईआरटी चाह रहा है कि आप ये किताबों में से तैयारी करो। इसके अलग भी अगर आप जाते हो तो उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आपका काम जो है इसमें हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बेटा टॉपिक है तो आप टॉपिक प्रिपेयर कर लो। आप बस ये मत ढूंढो कि नहीं राजस्थान बोर्ड का पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं हमको। आप किताब देखो, टॉपिक देखो, चेक करो, पढ़ लो। क्योंकि स्टेट्स बहुत सारे हैं ऐसे, तो फिर सिलेबस बढ़ता ही जाएगा। अभी तो और भी स्टेट्स हैं, जम्मू का मैंने चेक नहीं किया है, हरियाणा का मैंने चेक नहीं किया है, पंजाब का मैंने चेक नहीं किया है। और उसके अलावा भी अगर थोड़ा सदर्न रीजन में जाएं, महाराष्ट्र का सिलेबस देखें तो एनसीईआरटी के लिए जिन भी स्टेट्स में एनसीईआरटी का सिलेबस जो है सीबीएसई जो इंग्लिश में फॉलो करा रहा है वो फॉलो होता है। अगर सीबीएसई हिंदी मीडियम है वहां पे या सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है तो वो तो हमारे साथ पढ़ लो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बाकी बोर्ड के बच्चों को भी ये बोलूंगा कि अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग भी है ना, तो देखो समझो न्यूटन वही था, तो न्यूटन के नियम तो सेम रहेंगे ना। तो आप टॉपिक प्रिपेयर कर लो अपना कि ये चैप्टर मेरा प्रिपेयर हो गया, फिर आप पढ़ो ना, बेहतरीन टीचर से पढ़ो। आपको लर्न एंड शेयर पर जो भी फैकल्टी मिलेंगे आने वाले समय में और भी एकदम बेस्ट मिलेंगे, वो आपको बेस्ट पढ़ाएंगे। तो आप अपना टॉपिक प्रिपेयर करके चलो, ठीक है। और बैकएंड पर और भी काम हो रहे हैं, और भी न्यूज़ में लाता रहूँगा एक दो दिन में इस वीडियो के लिए। और एक छोटी सी लास्ट बात और मैं आपको याद दिला दूँ, थैंक यू सो मच। पहले तो यहाँ तक देख रहे हो आप, इस जो भी आप बच्चे वीडियोस देखते हो ना, उनको परेशानी आती है वीडियोस देखने में, चैनल पे वो ढूंढ नहीं पाते शायद। मेरे से वो काफ़ी सारे कमेंट्स रहते हैं कि सर इस वीडियो का सेकंड पार्ट कहाँ है, इसका थर्ड कहाँ है, इसका फोर्थ नहीं मिल रहा। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, अगर आप मान लो फ़ोन में चला रहे हो इस तरह से, तो आप क्या करना, गूगल पर अगर आप मान लो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर रहे हो लर्न एंड शेयर, तो वेबसाइट आ जाएगा, चैनल अंदर जाओ, सब्सक्राइब बेल आइकन अगर नहीं किया है तो पहले कर लो। फिर उसके बाद में आप देखोगे ना प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ आप और वहाँ पे अपना चैप्टर ढूंढ लो। तो जैसे उसमें मैंने आपको कुछ एक बता रखे हैं, देखो यहाँ पे जो हमारा भौतिक विज्ञान का पूर्ण सिलेबस दे रखा है कक्षा 10 का, 4 चैप्टर हैं उसमें पूरा। तो आप एक बार उसमें चलेगा तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे एक के बाद एक आपको वीडियोस मिल जाएंगे। या जैसे अगर कार्बन एंड कंपाउंड्स हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे जो भी वीडियोस हैं उसके मिल जाएंगे। या अगर पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का, वो मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। देखो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपको दी है हो सकता है वो बहुत सारे और भी बच्चों के काम की इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना, अपने दोस्तों को लाओ, उनको बताओ कि यार यहाँ पे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। ऐसा कौन पढ़ाता है यार, आप बताओ। दिल को छूता है कि नहीं छूता साइंस अपन से पढ़ाया हुआ है, मज़ा कर रहे हैं अपन। चलो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी फिर अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।